नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का फिर से एमसीक्यू। ये सीरीज़ जो लगातार चली आ रही है, इसी का अगला ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग एसिड बेस और जो भी लवण रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और इससे क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, अगर वहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है तो आपको एसिड एंड बेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो इस लेक्चर को ऐसा मान के चलना, अगर आप चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं तो आपका कम से कम 1 नंबर तो फिक्स होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 20 क्वेश्चन है तो 20 ही क्वेश्चन रहने वाले, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रहेंगे जो आपको ध्यान में रखते चलने हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो पीडीएफ है, हमारे जो ऐप है योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा 30 रुपीज़ का मात्र, ये पीडीएफ वाला जो कोर्स है उसको। और साथ ही अगर इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको चाहिए तो 149 रुपीज़ पर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस हैं, जिसमें आपको डिटेल से थ्योरी की जो चीज़ें हैं उसको आसानी से बताया समझाया जाता है और साथ में एमसीक्यू कराया जाता है। और जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई हुई है प्रयोगशाला परिचारक, उसका भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप परचेस करके अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी को कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है केवल उसमें साइंस पूछा जाने वाला है, बाकी भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो हमारे जो फैकल्टीज है उनके द्वारा वहाँ पर सारी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, नज़दीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1-1.5 महीने बीत चुके हैं इसके फॉर्म को आए हुए। तकरीबन जनवरी में आपको इसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। तो उससे पहले आप टेस्ट सीरीज़ दिलाना शुरू कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि इतने दिनों तक आपने जो पढ़ाई की है वहाँ पर कहाँ थोड़े बहुत कमी रह जा रहे हैं। तो मात्र 99 रुपये में भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया है, तो वो आप परचेस करके अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सारी चीज़ें। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो अभी जो अम्ल, क्षार और जो सॉल्ट से लवण रहते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी एक लाइन में बताना चाहूँ तो जिसमें हाइड्रोजन आयन रहे वो अम्ल, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहे वो क्षार, और जब दोनों को मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त करते हैं वो सॉल्ट से लवण कहलाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार का मिश्रण ही होता है जाहिर तौर पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 जब देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा गया है कि प्रबल अम्ल की विलयन में क्या होता है। अणु और आयन दोनों होते हैं, ज्यादातर आयन होते हैं, ज्यादातर अणु होती है, ज्यादातर पानी। तो जो अम्ल होता है प्रबल अम्ल, उसमें ज्यादातर आयन रहेंगे। और कैसे आयन रहेंगे? तो H+ आयन रहते हैं, H+ आयन, क्योंकि अब जितने भी अम्ल देखे होंगे उसमें हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा ही। और ये सभी के सभी जिसका जितना मैंने नाम लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये जो तीनों के तीनों हैं प्रबल अम्ल ये कहलाते हैं। और ये तीनों में ही देख सकते हैं आप हाइड्रोजन आयन मौजूद है। तो आयन में भी कौन सा पूछता? तो H+ आयन, लेकिन यहाँ केवल पूछा गया है क्या ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ज़्यादातर उसमें आयन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही हम लोग जल में मिलाते हैं तो ये H+ आयन में घुल जाता है, इसलिए उस विलयन में, उस जल में H+ आयनों की बहुलता हो जाती है। तो क्या होता है? ज़्यादातर प्रबल अम्ल के विलयन में आयन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है, CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट। इसका जलीय विलयन कैसा होगा? तो देखो, कॉपर सल्फेट की प्रकृति क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी विलयन के बारे में, ये तो विलयन क्षारीय होगा, ये तो अम्लीय होगा, ये तो फिर उदासीन होगा। ये किस प्रकार का अम्ल होगा इसका जलीय विलयन, किस प्रकार का विलयन होगा इसका कॉपर सल्फेट का? तो वो क्या होता है? अम्लीय, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है तो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो हूबहू उसका जो विलयन रहेगा वो भी क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, एसिड के बारे में और एक जानकारी रखना कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। खट्टा स्वाद होता है इसका। एसिड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मत लेना,
यहाँ पर एसिड लिख देता हूँ, ठीक है। साथ में एक चीज और क्या ध्यान रखना है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 से कम, 7 से कम। तो 7 से कम वाली जितनी भी चीजें दिखती हैं वो क्या होती है, एसिडिक होती हैं, अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, ठीक है भाई, और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो ठीक है, धावन सोडा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। अब इसको क्या बोल रहा है, धावन सोडा जो भी हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं यही होता है। ये थोड़ी सी मात्रा किस में मिलाएंगे, 1 मिलीलीटर मतलब जली विलयन किसका रहेगा, जल के फॉर्म में कौन रहेगा, आपका अम्ल रहेगा HCl। इसमें आप लोग मिला दो NaCO3 को। तो इसको मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बोल रहा है। तो क्या प्राप्त होगा, इसको जब हम मिलाते हैं ना तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। सिमिलरली कैसे समझेंगे सर कि ये बुदबुदाहट के साथ गैस निकल रही है, तो अपने घरों में जब दिवाली के समय अगर चूने का यूज आप लोगों ने किया होगा तो चूने में जैसे ही पानी डालते हैं तो कैसे गरम गरम थोड़ा बबल्स बनने लगते हैं और एयर निकलने लगता है, सिमिलर वही रहता है, वहां पर भी CO2 गैस निकलता है। तो इस समीकरण से समझ भी सकेंगे, यहाँ से Na और Cl अलग हो जाता है, NaCl बन जाता है लवण, ठीक है। और ये क्या होता है, H2O बना लेते हैं, सॉरी ये Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है। तो ये 2NaCl बना लेता है और ये H2O बन जाता है और साथ में आपका CO2 एक बाहर निकल जाता है, एक को यहाँ है, ठीक, ये Na2CO3 होता है आपका धावन सोडा, ठीक है। इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, आपको गैस निकल रहा है और ये गैस क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो ऐसा समीकरण अगर आपको पता हो तो भी आप आसानी से इसको बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो नहीं है को बताना, अभी मैंने उसके बारे में क्या बताया था, अम्ल क्या होगा, जिसके अंदर ज्यादा H+ आयन रहेगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा, जिसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, जो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर में बदलेगा। तो देखते हैं भाई, इसका जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण होता है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन गलत मुझे ढूंढना है। ये स्वाद में कड़वा होता है, गलत। ये कैसा होता है, खट्टा। कड़वा कौन सा रहेगा, आपका बेस या क्षार। या नीले लिटमस को लाल करता है, ये भी सही है। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो H2CO2 ये सब और लवण का निर्माण करने के लिए क्या, धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ ही क्या करता है, क्रिया कर लेता है, तो ये सही है। जैसे सोडियम की देख लो, सोडियम की क्रिया आप HCl से करा लो, HCl क्या है, एसिड है, ये सोडियम एक धातु हो गया, ये NaCl बना लेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, तो H2 गैस आपको प्राप्त हो जाता है, H2 प्राप्त हो जाता है। तो ये सही था, बस ये कड़वा वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 5, सांद्र कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल HNO3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अनुपात के मिश्रण में एक्वा रेजिया कहलाता है। तो आपको एक्वा रेजिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक्वा रेजिया को बोला जाता है अम्लराज। अम्लराज मतलब ऐसा अम्ल जो सोने और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, गला देता है, या फिर उसको क्या बोलना चाहिए कि विरूपित कर देता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक्वा रेजिया या अम्लराज। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें दोनों सांद्र मिला रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये दोनों के दोनों ही क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होता है वो जब एक दूसरे के साथ मिलेगा तो और क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिकली आपको पता है कि जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है वो अभिक्रियाशील नहीं होती, वो जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बट ये इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसको क्या कर देता है, गला देता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि घर परिवार से जो भी लोग हैं मार्केट जाकर जब सोना का रंग थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसको पॉलिश कराने या फिर क्या वॉश कराने ले जाते हैं धुलाने के लिए, तो उसको जिस अम्ल में जो सोनार बैठे रहते हैं और रुई पकड़ के ऐसे साफ करते हो, कौन सा रहता है, तो यही अम्लराज एक्वा रेजिया रहता है, वो जो क्या करता है उसमें लगे हुए गंदगियों को सोने के साथ में निकाल देता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, सोने चांदी की सफाई करने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है, एक्वा रेजिया का, ठीक है। और एक्वा रेजिया ना पूछ के आपको केवल HCl दे देना तो भी सही मानना। अब ये दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 1:3 में इनको मिलाया जाता है। HNO3 जो रहता है ना और जो HCl है, इसको ये 1 अनुपात में रहेगा और ये 3 अनुपात में रहता है, तो ये 1 अनुपात और 3 अनुपात में इसको मिलाया जाता है, वही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, यहाँ पर 1:3 इस अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, मतलब किसकी प्रकृति इनमें से क्षारीय है। HCl तो अम्ल होता है, HNO3 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, और तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, प्रबल अम्ल है। और NaOH जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और OH आ गया, OH आया मतलब क्या है, ये OH माइनस आयन, इसका जली विलयन जो है OH माइनस आयन से भरपूर रहेगा और उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारी, तो वो क्षार होता है। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है देखना। तो क्षार के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एसिड के बारे में पढ़े थे वैसे बेस के बारे में समझना। इसका जली विलयन क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। ये क्या करेगा, अब ये लाल को जस्ट अपोजिट, लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। ये बेसिक 3 पॉइंट तो आपको याद रहने चाहिए। अब इसके बारे में क्या सही नहीं है देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है भाई, ये तो सही बोल रहा है। लाल लिटमस को ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। जली अथवा द्रव्य विलयनों में OH आयन का निर्माण करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा लेना, तो ये OH माइनस का निर्माण करता है, ये भी सही है। तीसरा, इसका स्वाद कसैला या कड़वा होता है, कसैला या कड़वा, तो ये भी सही है। जैसे अम्ल का खट्टा होता है, इसका कसैला होता है। ये नीले लिटमस को लाल, गलत, क्योंकि ये तो लाल को नीला करता है, तो ये गलत हो गया। तो गलत पूछा था तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, क्योंकि जो सही नहीं है वो बताना था। 8वां देखते हैं, इनमें से क्या क्षार है, देख लो, OH ट्वाइस, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी फेरस हाइड्रोक्साइड। तो जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, और NaOH जो दिया है। तो जो NaOH होता है वो आपका क्या होता है, प्रबल क्षार की कैटेगरी में आता है, और यही क्षार है इन सभी में, क्योंकि ये सब क्या है, और ओ मेनली ये याद रखना कि OH क्या है, माइनस आयन देता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लगे हैं, कॉपर, ये और फेरस, ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार के मेटल्स। अब ये क्या करते हैं, सोडियम को छोड़कर, अब यहाँ हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस लग जाता है, तो इसकी जब जली विलयन बनाते हैं ना, तो क्षार की भांति काम नहीं कर पाता। यहाँ पर आपका क्षार कौन हो जाता है, NaOH। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं। तो अम्लों के साथ सोडियम को ही ले लेना, Na प्लस HCl, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था, ये NaCl बना लेगा और आपका इधर हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बना सकती हैं ये, तो NaCl क्या हो गया, आपका लवण होता है, सॉल्ट बोलते हैं इसको, और H क्या निकल गया, आपका हाइड्रोजन निकल गया, तो लवण और हाइड्रोजन बनाती है। इसके साथ नहीं करना है, H2SO4 के साथ करके देख लेना, तो ये सोडियम सल्फेट बना लेगा और H2 आपका निकल जाएगा। कैसे, Na प्लस H2SO4, ये जब आप बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, फिर से NaSO4 बन जाएगा और आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो हमेशा लवण बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा जब भी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती। तो मैंने सोडियम लिया है, आप वैसे ही एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, NaCl एक लवण है जो बनता है, किन के द्वारा बनाया जाता है NaCl को। तो NaCl बनने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, जो NaOH है क्षार और HCl है, इनका मिश्रण लिया था, जो बनाया था क्या, NaCl और H2O, ये बनाता है। तो NaCl एक लवण है जो बनता है, किसके द्वारा बना है, एक क्षार के द्वारा बना है और एक अम्ल के द्वारा बना है। तो और ये क्षार और अम्ल किस कैटेगरी के, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार के द्वारा NaCl का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट या जो भी हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार सीरीज़ में चले आ रहे हैं। साथ में और भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोस लगातार डलेंगे। तो इन सभी का अगर आपको पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसमें आप ही का फ़ायदा है सब्सक्राइब करने से, क्योंकि जो चीज़ें आपको हो सकती 3 घंटे 4 घंटे बाद मिले, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। उससे आप बाकी लोगों से कम 2-4 घंटे अहेड ही रहेंगे, आगे ही रहेंगे। तो इस वजह से सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो अगर जिसने नहीं किया है, और सेशन को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके जैसे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक भी ये पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। जब एक अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर है ये देख लेते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है भाई, एसिड के बारे में बोला है, और कैसे ऑक्साइड बोला है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है।
जब ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो इसका उत्पाद आपको प्राप्त होता है, एक सेकेंड, ठीक है। जब ये क्या बोला था, एसिड और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हो तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो सिंपल सी बात है, एसिड में ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, चलो ठीक है, HCl ले लिया। धातु के ऑक्साइड के लिए NaO ले लेते हैं मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये H2O एक तो बन जाएगा और दूसरा क्या बना लेगा, NaCl, ठीक है। इस तरीके की चीजें बनाएंगे। तो H2O आपका मिला मतलब जल तो बनाएगा ही, और NaCl क्या बनाया, लवण। तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस समीकरण से हमें ये प्राप्त हुआ। इसी के तरह अलावा अब अगर क्या ले सकते थे, एल्यूमिनियम ले सकते थे, वो भी धातु हो गए। एल्यूमिनियम का आपको ऑक्साइड लेकर देख सकते हो, कॉपर का ऑक्साइड लेकर देख सकते हो, फेरस का ऑक्साइड लेकर देख सकते हो, क्योंकि क्या है, ये सारे के सारे धातु हैं और उनके ऑक्साइड को जब HCl या HNO3 या H2SO4 जिससे भी क्रिया कराओगे तो इसी प्रकार आपको जल और एक लवण प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 12, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान क्या होगा? अब pH वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू मापी जाती है। इसका जो मिड पॉइंट होता है 7 माना जाता है और इसको बोला जाता है उदासीन। इस ओर चलेंगे तो अम्ल प्राप्त होता है और इस ओर चलेंगे तो बेस या क्षार प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्लीय बोल रहा है, तो जैसे जैसे इधर की ओर 7 से कम होते होते जाएंगे अम्लीयता उसकी बढ़ती जाएगी, और सबसे ज्यादा अम्लीय कब प्राप्त होगा, जब उसकी वैल्यू 0 रहेगी। सिमिलर केस में जब हम लोग 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्षारीयता, जो भी जलीय विलयन है या पदार्थ है या गैस है, उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी अगर उसका pH मान का क्या आता है, pH वैल्यू, pH मान अगर 7 से ज्यादा आता है तो, और मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, 14 पर। तो जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा किसी मिश्रण का मान, जो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होगा उसका pH मान क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा उसका मान 0, और सबसे ज्यादा क्षारीय का pH मान कितना होगा, 14। 7 कितना होता है, तो जल का 7 होता है। अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि रक्त का pH मान कितना होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो रक्त का pH मान आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताना रक्त का pH मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का होता है 2.2। 2.2 है मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ये अम्लीय। तो जैसे आप लोग देखना, नींबू का रस अगर आप लोग ऐसे पीने की कोशिश भी करेंगे बिना पानी मिलाए तो बहुत ही ज़्यादा मुंह का टेस्ट एकदम अजीब सा हो जाता है, सोच कर भी अभी आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ना अम्लता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए। तो इसकी वैल्यू याद रखना, एज इट इज पूछा जाता है, 2.2 होती है, 2.2 होती है। और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं तो ये जो नींबू का रस है उसका जो इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है इस रस के अंदर, वो कौन सा एसिड होता है, कमेंट करके जरूर बताना। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? 7 से 14 में हुई वृद्धि मतलब क्या हो रहा है, वो बेस की ओर बढ़ रहा है। बेस की ओर बढ़ रहा है, बेस कैसा आयन बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है। तो OH माइनस आयन में क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो OH माइनस आयन में की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होती है, क्योंकि आपको पता है क्षार किस प्रकार का आयन है, OH माइनस आयन रखता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक विलयन का pH मान 3 है, जब वह 6 तक pH मान उसका 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन का क्या होगा? आपको पता था 0 से लेकर क्या रहेगा, 14 तक रहता है, ये बीच वाला रहता है 7। इसकी वैल्यू बोल रहे हैं, यहाँ 3 था, अब ये 6 हो गया है, 3 से 6 हो गया है, मतलब इसमें क्या हुआ, अगर अम्लीयता बढ़नी है मतलब क्या, H प्लस आयन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ेगी मतलब 7 से कम होते जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 था, अब 6 हो गया, 3 से 6 में बढ़ा है, 3 से 6 में बढ़ा है अगर, तो ये कितना बढ़ा है, 3 का वृद्धि हुई है। तो 3 की वृद्धि किस में हुई है, नंबरों में, लेकिन उसका अम्लीयता कम हुआ होगा कि बढ़ा होगा, कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो उदासीन की ओर बढ़ा है। तो यहाँ तो 3 दिख रहा है, अब ये 3 यहाँ पर आंसर में नहीं होगा आपका, 2 गुना 3 गुना 100 गुना और नीचे दिया एक ठोक 1000 गुना। अब आंसर 3 आया तो 3 नहीं मारने, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है कि pH मान आप जब देखते हैं ना तो इसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग H की पावर में, माइनस में कुछ भी रहता है तो माइनस में यहाँ पर इसके पावर में रखा जाता है, ठीक है। तो माइनस में क्या, अभी कितना कमी हुआ देखो, 3,
ये 3 की इतना कमी होगी, तो जितना का कमी हो रहा है ना उतना आपको यहाँ पर घात में लेना है, 10 की घात में लेना है। -10 की पावर रहता है वो। कितने का कमी हुआ? 3 की। कैसे मालूम चाहिए? पहले 3 था, अब 6 हो गया, तो 3 की कमी हुई। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये माइनस लॉग रखना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? h की पावर माइनस, मतलब h की पावर मतलब इसके जगह वैल्यू रखाएगा, ये h जो आयन है ना उसके जगह माइनस क्या रखाएगा? 10⁻³ ठीक है। जो पावर रहता है वो किस में रहता है? माइनस। माइनस यहाँ नहीं देखें, पावर में रहता है माइनस। तो ये आया आपको समझ में? अब देखना, यहाँ ये log 10 बेस पर चलता है, तो log 10 बेस पर अगर 10 वाला वैल्यू आता है ना तो उसके घात को सामने ले लिया जाता है, तो ये माइनस सामने वाला और माइनस ये 3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये +3 आ गया, +3 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को +3 जो आया है, +3 किसकी वैल्यू थी? ये इसकी वैल्यू थी, तो ये 3 आता। जब ये 3 रहता तो ये क्या आता? 3। सिमिलरली अगर यहाँ पर 6 लेके चलते आप, घात 6 रहता है यहाँ पर, घात 6, तो इसकी वैल्यू क्या आती? 6 आती, ठीक है। तो 3 से 6 तक, तो 6 से ये 3 था, 10 की घाते 3, और अभी क्या हो जाता? अगर 6 लाना है वैल्यू तो 10 की घाते 6 रखना पड़ता, तो 10 की घाते ऋण 3 और 10 की घाते ऋण 6 में कितने का अंतर होगा? इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो ये 1000 लिखाएगा, और इसको कन्वर्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6। और जब डिफरेंसेस आप लोगे ना, या यहीं पर ये डिफरेंस ना लेकर के डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंस देखोगे तो कितना की अंतर है? 10 की घाते ऋण 3 का ही अंतर है। ऋण 3 और जोड़ोगे तो 10 की घाते ऋण 6 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/1000। तो यही है आपका 1000 गुना, ऑप्शन नंबर डी घट जाता है, 1000 गुना घट जाती है, ठीक है। अब इतना तामझाम याद रखना क्या नहीं, जो मैंने फॉर्मूला बताया उतना याद रखना। pH वैल्यू बराबर -log h, ठीक है। h की जगह में क्या आता है? जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया है उसको 10 के पावर में लेना है। 3 दिया है तो -3 लिखना, 6 दिया तो -6, ठीक। याद क्या रखना है? 3 से 6 की ओर कम होना, तो जब भी h की वैल्यू कम होगी ना तो वो उसके 10 की घात की पावर में चेंज होती है। कितना कम हुआ था? 10 की घाते ऋण 3 कम हुआ होगा, 3 कम हुआ है तो, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 की घाते 3, और 1/10 की घाते 3 क्या होगा? 1000। तो आपको सीधा सीधा ये 1000 वैल्यू याद रखना है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विलियन ए का पीएच मान 6, जबकि बी का पीएच मान 8 और सी का पीएच मान कितना है? 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? किसमें सबसे अधिक होगी? तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था पीएच वैल्यू की, ये -log H के बारे में बताया था, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू माइनस है तो इसको नीचे कर दोगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा, और ये H आ गया, ठीक है। जब कॉमन वैल्यू log को हम लोग हटा देंगे तो इसकी pH वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी? 1/h, 1/h हो जाएगी। इससे क्या समझ में आता है? अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो pH वैल्यू ये 6 है, इसका 8 है, ये 6 है, एक का 6 है, एक का 8 है और एक का 2 है। तो H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी पूछा, तो जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा। pH वैल्यू सबसे कम किसका? C का, तो इसकी H+ आयन सांद्रता क्या हो जाएगी? सर्वाधिक हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? C। कैसे मालूम चला? क्योंकि ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो यह नमक क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? एल्कलाइन होगा, क्षारी होगा, बहुत ही ज़्यादा क्षारी होगा, और बहुत ही ज़्यादा क्षारी है मतलब उसमें अंदर बहुत ही कम अम्लीयता होगी, तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस कहलाएगा। ये कमजोर एसिड और सशक्त बेस कहलाएगा जिसका pH मान 14 है वो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई, नीला से लाल कौन करता है? अम्ल करता है, तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? 7 होगी क्या? नहीं, ये तो उदासीन की होती है। 8 होगी क्या? नहीं, ये तो बेस का है। 9 भी बेस की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? 6। तो 6 होगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, और नीले का लाल हो रहा है मतलब pH वैल्यू 7 से कम होगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। शुष्क लिटमस पेपर पर अगर शुष्क HCl गैस की मतलब प्रवाहित किया जाता है तो कौन सी क्रिया होगी? तो ना शुष्क गैस का कभी भी क्रिया नहीं होगा, या तो आपको पेपर को गीला करना होगा, या तो फिर इस HCl जो गैस है उसको उसमें नमी लानी होगी। बिना नमी के ना कभी भी लिटमस पेपर पर रिएक्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक गीला नहीं करेंगे तो H+ आयन है या OH- आयन है ये पता नहीं चल पाएगा। जब क्षार जल में घुलता है या किसी अन्य पदार्थ में घुलता है, उसी प्रकार से जब अम्ल
जल में या किसी अन्य पदार्थ में घुलता है तब उसके H+ और OH- आयन बाहर आते हैं। तब हम पता लगा पाते हैं कि वो अम्ल वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अब यहाँ पर दोनों किस अवस्था में? शुष्क अवस्था में। शुष्क अवस्था में मतलब इससे पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये रंग क्या नहीं बदलेगा, लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। लेकिन हम लोग को पता है HCl क्या होता है? अम्लीय होता है, लेकिन वो अभी किस अवस्था में? शुष्क, इसलिए वो रंग को नहीं बदल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं, मतलब कौन सा पूछ रहे हैं? तो कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं? तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करने का मतलब क्या है? वो उसके साथ भी काम कर रहे हैं, उसके साथ भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी वो कॉमन प्रोडक्ट दे रहा है। और जैसे अम्ल के साथ कॉमन प्रोडक्ट दे रहा है तो क्षार के साथ भी कॉमन प्रोडक्ट देगा। तो उस प्रकार के ऑक्साइडों को बोला जाता है उभयधर्मी। यहाँ अभय लिखा है, ये उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब कॉमन ऑक्साइड्स जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ सेम टू सेम रिएक्शन देंगे। कैसे रिएक्शन देंगे? अगर समझ लो, मान लो Al2O3 है, इसकी 6HCl से क्रिया करा दिए। 6 इसलिए रहा हूँ ताकि समीकरण बराबर हो। तो ये क्या बनाएगा? Al2Cl, ठीक है, Cl6 या ट्वाइस बनाता है, ठीक, 6 बनाता है शायद, ठीक। और ये क्या होगा आपका? यहाँ से क्या चीज निकल जाएगा? 3H2O, 3H2O आपका निकल जाता है। तो 3 दूनी 6, वो भी हो गया, 3 ये हो गया, Al2 और Cl6 बनाता है। तो ये Al2Cl6 क्या होता है आपका? एक तरीके से किसके क्या बनता है? ये लवण बनता है, लवण। और ये क्या बना? जल। तो जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती तब लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल तो पता था कि HCl एक अम्ल है, क्षार कौन सा हो गया? अब ये क्षार की तरह बिहेव किया होगा। लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस आप जब इसी Al2O3 का यहाँ पर NaOH के साथ करोगे तो NaOH के साथ करने का सेम टू सेम ये H2O बनाता है और बाकी प्रोडक्ट इसके साथ जुड़ जाते हैं, NaAl2 और यहाँ पर O ट्राइस, इस टाइप का कुछ बनाता है ये, ठीक है, O ट्वाइस बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी ये जो प्राप्त होता है ये क्या होता है? आपका लवण प्राप्त होता है। समीकरण शायद संतुलित ना हो, बट फिर भी ध्यान में रखना, आपको समझाने के लिए बता रहा, ये संतुलित है। जैसे यहाँ लवण और जल प्राप्त होता है, वैसे ही जब आप क्षार लोगे ना तो भी लवण और जल प्राप्त होता है। और लवण और जल कब प्राप्त होता है? जब क्षार और अम्ल की क्रिया होती। तो यहाँ अम्ल ये था तो ये क्षार की तरह काम किया, यहाँ पर ये क्षार है तो ये अम्ल की तरह काम करेगा। इसलिए क्या करता है? अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको उभयधर्मी बोला जाता है। और ये कैसे ऑक्साइड होते हैं? धात्विक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका क्या है? धातु। तो धात्विक ऑक्साइड बोले या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बोले, वो अम्लों के साथ क्या करते हैं। और धात्विक ऑक्साइड में भी सभी नहीं ना, सभी नहीं, वैसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेंगे उसी को ही उभयधर्मी बोला जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एसिड और बेस पर आधारित थे। आगे चलकर इसके और भी हम वीडियो लेकर आएंगे ताकि एसिड और बेस से आने वाले और पूछे जाने वाले और भी बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। अगर इस सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।